और अब बात योगीनामा के कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। सीएम योगी के जन्मदिन पर हम हाजिर हैं सियासत और सन्यासी जीवन में महाराज के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनसुनी बेहद दिलचस्प कहानियां लेकर, जिसे आपने आज तक ना सुना होगा, ना देखा होगा और ना ही पढ़ा होगा। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप बने रहिए अगले आधे घंटे तक। योगी आदित्यनाथ यूपी की सियासत का आज सबसे बड़ा नाम है। योगी देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो सन्यासी भी हैं। आम नेताओं से इतर गेरुआ वस्त्र, कान में बड़े बड़े कुंडल योगी की शोभा बढ़ाते हैं। सियासत के सुरमा को जो कोई पहली बार देखता है हैरत में पड़ जाता है कि कोई कैसे एक साथ सियासत और सन्यास की समानांतर चलने वाली विचारधारा पर इतने बेहतर तालमेल के साथ चल सकता है। श्री रामभद्राय नमः। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ सन्यास, सियासत और सख्त शासन के लिए जाने जाते हैं। राजनीति में योगी आदित्यनाथ के नाम पर कई रिकॉर्ड्स हैं। गोरखपुर से 5 बार सांसद, उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैक टू बैक वापसी और बतौर सीएम रहते नोएडा यात्रा का मिथक तोड़ना, ऐसे न जाने कितने रिकॉर्ड्स हैं जो सीएम योगी की सियासी पारी के फलक को व्यापक विस्तार देते हैं। पच्चीस मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री दूसरी बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 1985 के बाद यूपी की सत्ता में 37 साल बाद कीर्तिमान स्थापित हुआ, जब किसी सत्ताधारी पार्टी ने सत्ता में वापसी की। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें हासिल करके इतिहास रचा। समाजवादी पार्टी को महज 111 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। योगी की लहर में विरोधी ऐसे उड़े कि उनकी कहानी 2 केंद्रीय पार्टियों बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन दर्शाता है। 403 सदस्यीय विधानसभा में बीएसपी को सिर्फ 1 सीट और कांग्रेस को महज 2 सीटें मिल सकी। 5 साल के कथित सत्ता विरोधी लहर, महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशुओं की समस्या, किसान आंदोलन का प्रभाव, चुनाव से पहले तमाम विधायकों और मंत्रियों के पार्टी छोड़ने जैसे कारणों के बावजूद बीजेपी की सत्ता में वापसी हैरान करने वाली थी। विरोधियों को बीजेपी की जीत गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि उनके उठाए सभी मुद्दों की हवा निकल गई। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी ने सत्ता में वापसी की तो उनके पहले ही भाषण में एक बार फिर सूबे को अपराध मुक्त और माफिया मुक्त करने का संकल्प और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दृढ़ निश्चय दिखा। दूसरे कार्यकाल से पहले 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री पहली बार शपथ ली थी। उनका नाम अचानक से बीजेपी केंद्र नेतृत्व की ओर से मुख्यमंत्री के लिए बढ़ाया गया था। योगी का नाम सुनकर हर कोई दंग रह गया था। विरोधी सन्यासी होने के नाते ताने मार रहे थे, योगी की योग्यता पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अपने पहले कार्यकाल में ही देश के सबसे जटिल राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश की सत्ता बखूबी संभालकर योगी ने दिखा दिया कि योगी ही यूपी के लिए उपयोगी हैं। तो योगी आदित्यनाथ सीएम है, लेकिन इसी के साथ सन्यासी भी। संन्यास लेने से पहले योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह बिष्ट था, जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में रहते थे। अजय के जीवन में ऐसा क्या बदलाव आ गया कि वो योगी बन गए और भगवा धारण कर लिया? देखिए। 5 जून 1972
आज का उत्तराखंड और तत्कालीन अविभाजित उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव के एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। योगी के पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था, जो कि फॉरेस्ट रेंजर थे, और माता का नाम सावित्री देवी है। सीएम योगी 7 भाई बहन हैं। बड़ी बहनों और एक बड़े भाई के बाद योगी आदित्यनाथ 5वें नंबर पर हैं। उनसे छोटे 2 भाई हैं। योगी आदित्यनाथ जिस नाम से आज पहचाने जाते हैं वो उनका सन्यासी नाम है। बचपन में योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह बिष्ट था। अजय बचपन से ही मेधावी थे। ज्ञान विज्ञान के जटिल प्रश्नों को हल करना अजय को बहुत भाता था, लेकिन इसी के साथ उनका झुकाव आध्यात्म में भी बचपन से ही दिखने लगा था। वो हरिद्वार ऋषिकेश के माहौल में रहने वाले व्यक्ति हैं। जहाँ उनका जन्म हुआ वो जाहिर सी बात है कि देवभूमि है, तो वहाँ पर देवताओं का, ऋषियों का, महामुनियों का और जो एक आध्यात्मिक वातावरण होता है वो रहा है, और उसका बहुत बड़ा असर उनके जीवन पर रहा है। अजय ने 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद 1992 में उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में गणित में बीएससी की पढ़ाई की और इसके बाद एमएससी में एडमिशन लिया, लेकिन एमएससी पूरी नहीं की। वे कहीं चले गए। 6 महीने तक घर वालों को पता ही नहीं चला कि अजय कहाँ हैं। पिता आनंद सिंह हर उस जगह खोजने गए जहां अजय के होने की संभावना थी, लेकिन अजय नहीं मिले। दरअसल साल 1993 में एमएससी की पढ़ाई के दौरान अजय सिंह बिष्ट गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए गोरखपुर आए थे। वहां रहते हुए वह तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। उनके युवा मन पर महंत अवैधनाथ की ऐसी अमिट छाप पड़ी कि अजय सिंह बिष्ट का दीन दुनिया से मोह भंग हो गया और अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ भी उनसे काफी प्रभावित थे। शायद यही वजह है कि उन्होंने योगी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। संन्यास की दीक्षा लेने के बाद अजय अब योगी आदित्यनाथ बन गए, तो वो 1993 में अपने गांव पंचूर आए। पहले की तरह जीन्स पैंट में नहीं, बल्कि गेरुआ पहनकर, दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल, हाथ में खप्पर लिए। दरअसल संन्यास परंपरा के मुताबिक सन्यासी को अपने घर से भी भिक्षा लेनी होती है, और अपनी इसी व्रत को पूरा करने के लिए अजय घर के बाहर पहुंचे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। मां सावित्री देवी आवाज सुनकर दरवाजे पर आई तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। आंखों में झरझर करता ममता का सैलाब उमड़ आया। सत्य साक्षात सामने था, लेकिन मां को यकीन नहीं हो रहा था। मां के सामने बेटा सन्यासी के वेश में था। योगी आदित्यनाथ जी जब यहाँ अजय सिंह बिष्ट के रूप में आए थे तो निश्चित तौर पर वो किसी अलग कार्य के लिए आए थे, वो सन्यासी बनने नहीं आए थे। लेकिन पूज्य महाराज जी का एक प्रस्ताव था। महाराज जी को लगा कि इस बच्चे में कुछ उनको दिखा, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, फिर इनको तैयार किया और ये राजी भी हो गए कि हाँ, हम आपका शिष्य बनते हैं। मां सावित्री ने बेटे को लाख मनाया, घर के अंदर बुलाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ बन चुके अजय के इरादे अटल थे। अजय ने मां से कहा, मां, सन्यास मेरा धर्म है। एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी। आप भिक्षा में जो कुछ देंगी वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। बेटे की जिद के आगे मां को झुकना पड़ा। वो घर के अंदर गई, थोड़े चावल और पैसे लेकर योगी आदित्यनाथ के पात्र में डाल दिए। भिक्षा लेने के बाद आदित्यनाथ पीछे मुड़े और अपने अगले गंतव्य की ओर चल दिए। आंखों में आंसू लिए मां घर के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को जाते हुए देखती रही। नवंबर 1993 से 14 फरवरी 1994 तक अजय सिंह बिष्ट को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। 15 फरवरी 1994 को गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाराज ने पूरे विधि विधान से उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। योगी आदित्यनाथ के सन्यासी बनने पर परिवार बहुत दुखी हुआ, खासकर माता पिता। बेटे को मनाने के लिए कई बार पिता आनंद सिंह बिष्ट गोरखनाथ पीठ गए, लेकिन हर बार बेटे ने इनकार कर दिया। पिता आनंद सिंह बिष्ट बेटे अजय को घर लाने के लिए एक बार मां सावित्री को भी गोरखनाथ लेकर गए। दोनों पति पत्नी ने बेटे और गुरु अवैधनाथ से गुहार लगाई। सावित्री देवी ने ममता का हवाला देकर गुरु अवैधनाथ से बेटा वापस लौटाने को कहा, लेकिन महाराज अवैधनाथ ने मां सावित्री से कहा, 4 बेटे हैं तुम्हारे, एक बेटा मुझे दे दो। गुरु के मुख से ऐसा सुनकर योगी आदित्यनाथ की मां उत्तर शून्य हो गईं।
और वापस उत्तराखंड लौट आईं। सन्यासी बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ गेरुआ ही पहनते हैं। वह बेहद साधारण और सादगी भरा जीवन जीते हैं। यह सादगी उनके कपड़ों से लेकर भोजन तक में दिखाई देती है। सितंबर 2014 में गुरु महंत अवैधनाथ के समाधि लेने के बाद वह योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठाधीश्वर बने। योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। हिंदू युवा वाहिनी एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठन है। मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ विजयदशमी पर दंडाधिकारी की भूमिका में रहते हैं। गोरखनाथ मंदिर में होने वाली पात्र पूजा में नाथ संप्रदाय के संतों की बाकायदा अदालत लगती है। अदालत में वे बतौर दंडाधिकारी संतों के आपसी विवाद को सुलझाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो संन्यास लेने के करीब 4 साल बाद महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना उत्तराधिकारी बना लिया और इस तरह योगी गोरखनाथ मठ के महंत बने। योगी आदित्यनाथ के सन्यासी बनने का किस्सा जितना दिलचस्प है, उतनी ही राजनीति में उनकी एंट्री की कहानी भी। योगी आदित्यनाथ सियासत में कैसे आए, कैसे सांसद बने और फिर मुख्यमंत्री, देखें। योगी आदित्यनाथ बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे। वो ग्रेजुएशन के दौरान ही साल 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे, लेकिन शुरुआत में ये पारी उन्हें ज्यादा जची नहीं, क्योंकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। योगी को पहले सन्यासी जो बनना था। जिंदगी में टर्न और ट्विस्ट ना हो तो वो बेरंग बन जाती है, और योगी आदित्यनाथ की कहानी शुरू से ही उतार चढ़ाव और कई मोड़ों से गुजरती रही। बात 28 साल पहले मार्च 1994 की है। गोरखपुर का गोलघर बाजार गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के एमपी इंटर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स कपड़े की दुकान पर मोल भाव कर रहे थे। पैसे पर बात नहीं बनी और झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दुकानदार ने रिवॉल्वर निकालकर 2 राउंड फायरिंग कर दी। अगले दिन पुलिस छात्रों को पकड़ने गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के प्रताप हॉस्टल पहुंच गई, पर वो नहीं मिले। पुलिस दोबारा आने की धमकी देकर वहां से चली गई। डरे हुए छात्र अगली सुबह 10 बजे गोरखनाथ ट्रस्ट पहुंचे, अपनी बात बताई। ट्रस्ट ने छात्रों को परेशानी से निकालने का जिम्मा 22 साल के एक सन्यासी को दे दिया। अगले दिन युवा सन्यासी की लीडरशिप में 50 से ज्यादा लड़कों ने पूरे गोरखपुर में प्रदर्शन शुरू किया। मांग आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार करने की थी। प्रदर्शन करते करते छात्र गोरखपुर एसएसपी आवास के पास पहुंचे। वहां पुलिस ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। तभी एक भगवादारी एसएसपी आवास की दीवार पर चढ़ गया और ऊपर से जोर जोर से नारे लगाने लगा। उस युवा सन्यासी की हिम्मत देखकर हर कोई दंग था। लोगों में कौतूहल था, ये युवा सन्यासी कौन है जो इतना बेखौफ है, निडर है? तो भीड़ में से किसी ने बताया, योगी आदित्यनाथ। उसी दिन के बाद से ऐसी किसी परेशानी में आए युवा मदद मांगने योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचने लगे। योगी जी शुरू से ही कुछ अलग थे, और मैं कहूँगा उस घटना से लेके अब तक जब कहीं महिलाओं की बात आती है, जब कहीं वृद्धों की बात आती है, जब कहीं बच्चों की बात आती है और जब कहीं कदाचार होता है, तो उस घटना से लेके अभी तक वो उसी एंग्री मैन के रूप में दिखते हैं। जब गोलघर की घटना हुई थी, जब वो तब दिखते थे, वही आज दिखते हैं। छात्रों की मदद करते करते योगी इतने मशहूर हो गए कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं का उनसे मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। वो पहले से ही गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी थे। मंदिर और लोगों के दिलों में उनकी पैठ बढ़ती गई। 4 साल बाद साल 1998 में महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना राजनैतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। योगी आदित्यनाथ का राजनैतिक सफर उपलब्धियों से भरा है। राजनीति में योगी गोरखपीठ की तीसरी पीढ़ी हैं। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ भी गोरखपुर से विधायक और सांसद रहे थे। इसके बाद अवैधनाथ ने भी विधानसभा और लोकसभा दोनों में प्रतिनिधित्व किया और योगी आदित्यनाथ ने भी गोरक्षपीठ की इस विरासत को आगे बढ़ाया। संन्यास मार्ग पर खुद को तपाने के बाद योगी ने जनसेवा का जिम्मा उठाया। साल 1998 में योगी आदित्यनाथ ने महज 26 साल की उम्र में अपना पहला चुनाव गोरखपुर से बतौर बीजेपी प्रत्याशी लड़ा और जीत दर्ज की। 1999 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से दोबारा सांसद चुने गए। साल 2002 में योगी ने युवा वाहिनी का गठन किया।
और 2004 में तीसरी बार गोरखपुर से जीतकर लोकसभा में पहुंचे। 2009 और 2014 में भी योगी की जीत का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। इस तरह योगी लगातार 5 बार गोरखपुर से बीजेपी सांसद बने। जब उनका राजनीति में आना हुआ, जब यहाँ के उत्तराधिकारी बनाए गए, जब पीठाधीश्वर बनाए गए, निश्चित तौर पे यह सीट जो भी पीठाधीश्वर होता है लोकसभा गोरखपुर की, वही लड़ता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मठ की तरफ से, मंदिर की तरफ से। अपनी राजनीति के चढ़ते ग्राफ के बीच योगी आदित्यनाथ ने साल 2002 में रामनवमी के मौके पर हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। अपने आक्रामक कार्यशैली की बदौलत देखते ही देखते पूरे यूपी में हिंदू युवा वाहिनी की इकाइयां फैल गईं। 20-22 साल के जोशीले युवाओं का इस संगठन को बनाने का योगी आदित्यनाथ का खास मकसद था। राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार, गांवों और शहरों में जाकर कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधियों को रोकना। हिंदू युवा वाहिनी के जरिए योगी आदित्यनाथ ने देश की राजनीति में खासी पहचान बनाई। वाहिनी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और कई जेल भी गए। खुद योगी आदित्यनाथ को 2007 में 11 दिनों तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कभी हार नहीं मानी और राजनीति के शिखर पर चढ़ते गए। योगी आदित्यनाथ के सियासी सफर में सबसे बड़ा मुकाम तब आया जब उन्होंने साल 2017 में देश के सबसे बड़े सूबे की बागडोर संभाली। लेकिन योगी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। बात दिसंबर 2016 की है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चरम पर था। बीजेपी सीएम चेहरे की तलाश में थी जो अखिलेश को चुनौती दे, मायावती की काट हो, लेकिन पार्टी की तलाश पूरी नहीं हो रही थी। कहा जाता है कि उस दौरान एक टीवी चैनल के सर्वे ने बीजेपी को राह दिखाई। सर्वे में 48% के साथ सबसे ऊपर नाम योगी आदित्यनाथ का था। दूसरे नंबर पर तत्कालीन यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, तीसरे नंबर पर 11% वोटों के साथ राजनाथ सिंह और 4% वोट के साथ चौथे नंबर पर उस वक्त गाजीपुर से सांसद मनोज सिन्हा। टीवी सर्वे ने पूरी बीजेपी को चौंका दिया। सबके अपने अपने रिएक्शन थे। केशव मौर्य अचंभित थे कि उनसे आगे योगी आदित्यनाथ कैसे हैं, जबकि वो कहीं सीन में नहीं थे। इसी सर्वे का नतीजा था कि पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को सामने से आकर कहना पड़ा वो यूपी के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन सर्वे को बीजेपी ने नजरअंदाज किया और नए चेहरे पर दांव लगाना मुनासिब नहीं समझा और बिना सीएम चेहरे के ही 2017 के विधानसभा चुनाव में कूद पड़े। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे संत और साधु को सत्ता की गद्दी सौंपना चाहती थी और देखना चाहती थी कि जिन्हें जनता हिंदू हृदय सम्राट कहता है, जो लगातार सनातन धर्म, राष्ट्र, संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, इनको अगर गद्दी दी जाती है तो किस तरह का रुझान आता है। और रुझान 2022 में देखने को आपको भी मिला और मुझे भी मिला। जनता ने फिर मोहर लगाया और कहा कि नहीं, योगी आदित्यनाथ के ही हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान रहेगी। 11 मार्च 2017 को यूपी विधानसभा के नतीजे सामने आए, जिसमें बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली। बीजेपी ने 312 सीटें जीती। पार्टी ने 15 साल बाद यूपी में वापसी की, लेकिन पार्टी अब भी असमंजस में थी किसे मुख्यमंत्री बनाएं। प्रदेश की राजनीतिक फिजा में मुख्यमंत्री की रेस में कई बड़े नाम चल रहे थे। मुख्यमंत्री की रेस में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम था, जो बड़े ओबीसी नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में मनोज सिन्हा भी मुख्यमंत्री की रेस में थे। बताया तो ये भी जाता है कि उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई थीं। इन सब कयासों के बीच 17 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद को लेकर दिल्ली से गोरखपुर एक फोन जाता है। ये फोन योगी आदित्यनाथ को किया गया और उन्हें जल्द से जल्द दिल्ली तलब किया गया। योगी आदित्यनाथ के लिए बकायदा चार्टर्ड प्लेन भेजकर दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली आने के बाद योगी आदित्यनाथ को हाईकमान की ओर से निर्देश दिया गया कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेनी है और तुरंत लखनऊ जाना है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को नेता विधायक दल चुना जाता है और 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे इस
खास कार्यक्रम योगी नामा में हमने आपको सीएम योगी आदित्यनाथ की अनदेखी अनकही कहानियां सुनाई। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। हिंदू हिंदुत्व को योगी आदित्यनाथ की मूल पहचान कहा जाए तो गलत ना होगा। सन्यासी योगी की जुबान पर हमेशा से ये दो शब्द रहे। राष्ट्रीयता उनके अंदर कूट कूट कर भरी है। भारत माता की रक्षा के लिए जान न्यौछावर और धर्म युद्ध की चेतावनी तक दे चुके हैं। आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा था, गौ माता भारत माता की रक्षा के लिए धर्म युद्ध की जरूरत आ गई है। सूर्य नमस्कार, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी वो खुलकर बोलते रहे। अयोध्या, काशी और मथुरा से भी योगी आदित्यनाथ का खासा नाता रहा है। योगी आदित्यनाथ हमेशा से इन तीनों विवादों को सुलझाने के पक्षधर रहे। बात अयोध्या की करें तो राम जन्मभूमि मामले में जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है, उसके तार गोरखनाथ मठ से जरूर जुड़े रहे। जिस मठ से योगी आदित्यनाथ आते हैं, गोरखनाथ मठ की 3 पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं। गोरखनाथ मठ के महंत दिग्विजय नाथ का इस आंदोलन में बड़ा योगदान रहा, तो उनके ब्रह्मलीन होने के बाद उनके शिष्य और उत्तराधिकारी महंत अवैधनाथ ने मंदिर में सक्रिय भूमिका निभाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1949 में विवादित ढांचे में जब रामलला का कथित तौर पर प्रकटीकरण हुआ, उस दौरान वहां गोरखनाथ मंदिर के तत्कालीन महंत दिग्विजय नाथ मौजूद थे और कुछ साधु संतों के साथ कीर्तन कर रहे थे। महंत दिग्विजय नाथ ने राम मंदिर की शिला पूजन में भी भाग लिया था। 1986 में जब कोर्ट के आदेश पर विवादित परिसर का ताला खोला गया, उस वक्त गोरखनाथ मंदिर के तत्कालीन महंत अवैधनाथ वहां मौजूद थे। और ये संयोगी है कि 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला दिया और विवादित जमीन रामलला को सौंपने को कहा, तब गोरखनाथ पीठ के मौजूदा महंत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ और हाल ही में 1 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण के लिए पहली शिला रखी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 500 साल से देश के साधु संत राम मंदिर आंदोलन को चला रहे थे। अब वो दिन दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर तैयार हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास से जुड़े हुए सभी ट्रस्टियों को, सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन काशी का विवाद अभी थमा नहीं है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन ज्ञानवापी में जिस तरह से शिवलिंग के प्रमाण मिले हैं, उसके बाद सारे संशय मिट चुके हैं। हाल ही में लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद काशी ने जो अंगड़ाई ली है, वो हम सबके सामने है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है, वो हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन होने के बाद प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के लिए काशी में आ रहा है।
काशी मथुरा को लेकर योगी ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी बड़ा बयान दिया था। अमरोहा में दिए उस बयान ने साफ कर दिया था कि बीजेपी अपने मुख्य एजेंडों की ओर तेजी से बढ़ रही है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग, और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा।